मैंने फिर उसी टाइम ट्राई किया, फिर मैं नहीं किया वो, मतलब मेरे मैं भूल गया। ऐसे नहीं करते। आपने बोला कि छोड़ो उसे, बाद में करेंगे। हाँ, ये तो मैंने भी बोला था। वो क्वेश्चन जो है ना, वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है जब तुम उसको करोगे। जैसे उसमें कुछ अच्छे टॉपिक कंसेप्ट्स लग रहे हैं जो मैं सिखाऊंगी। बाकी अगर तुम्हें फिर भी वो क्वेश्चन करने की चाह है, जो कि मुझे पता है कि तुम भी लाइक कि अगर आपने मना कर दिया तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी मत करना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग को दूंगी, तब वो सॉल्व करना। ठीक है? तो ठीक। तुम्हें अब पढ़ना पढ़ना शुरू करें कि और लोगों का वेट करना है थोड़ी देर और, क्योंकि मुझे वेट नहीं वेट करना। कर लो 1 मिनट 2 मिनट। चलो फिर वेट ही कर लेते हैं। देखते हैं अभी और किसको पढ़ने की चाह है आज। जब यदि पर्पज जान सकता हूँ, आप लाइव आती हैं डेली मतलब मीटिंग। मेरा पर्पस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में मैं ये चीज़ चाहती थी कि मेरे ही सीनियर मुझे पढ़ाएं, मैं उनसे डाउट पूछ सकूं, क्योंकि मुझे तो डाउट आते थे, वो डाउट सॉल्व नहीं होते थे। यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, बट कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना और सामने से डाउट पूछने में अंतर होता है। हम्म। फिर एक चीज़ और कि अब मैं पढ़ रही हूँ, तो ये तो मैं पहले भी कर सकती थी, ये मैं अब क्यों कर रही हूँ। रीज़न इसका ये है कि अब हमारी इंटर्नशिप्स आ रही हैं, हमारे प्लेसमेंट सीजन्स आ रहे हैं, और हमें डीएसए पे और अपनी वर्बल स्किल्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे कमांड रहना ज़रूरी है। मैंने पढ़ाना क्यों चूज़ करा? क्योंकि मुझे ये अच्छे से आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये और अच्छा कर सकती हूँ, इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ। अगर मैं करती रही तो मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, और अच्छी तरीके से अगर मैंने अपनी बात कन्वे कर ली, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप बेटर एक तरीके से एनहेंसमेंट कर सकते हो आप अपनी नॉलेज को। हाँ, मैं अपनी नॉलेज, जैसे मैं, ऐसा होता है ना कि जब हम खुद से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो एक एक स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं होता। अब जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। जैसे मैं रोज़ पढ़ा भी नहीं करती थी, मैं रोज़ पढ़ती हूँ कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो एक बार मैं इसका पहले से ओवरव्यू प्रिपेयर करना रिवीजन, पड़ेगा। हाँ ज़रूर कर लूँ एक बार। ठीक, फिर अगर अभी जब मैं एरिस पढ़ाऊंगी, फिर एरिस के बाद टू पॉइंटर, फिर स्लाइडिंग विंडो, फिर तुम्हारे शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो जब मैं वो भी करवाऊंगी ना, तो मैं मजबूर हो जाऊंगी कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, क्योंकि हम्म। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता होगा और मैं तुम लोग को वो क्वेश्चन बताऊंगी, तो फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मेरे लिए ही एक चैलेंज है, कि मैं अपने आप को एक चैलेंज दी हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी। अब जैसे मानो अभी तो तुम आ गए, अगर तुम नहीं आए होते तो मैं क्या करती? मैं मीटिंग ऑन रखती, बट मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखती, मैं पढ़ाती, फिर भी कोई नहीं होता फिर भी पढ़ाती, और ये वीडियो यूट्यूब पे जाती, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक सेल्फ ग्रोथ जर्नी है। ठीक है? अब देखो, बात करते करते तो 15 भी हो गया लगभग, कोई आ ही नहीं रहा है। तुम मुझे ये बताओ, तुमने होमवर्क करा है या नहीं करा है? इंक्लूड। करा है? स्टूडियो कोड और वो बताया था ना फ्लो चार्ट। हाँ, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। मुझे फ्लो चार्ट दिखा दो, सूडो कोड तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने लिख लिया। मुझे एक एक सेकंड। बार सूडो फ्लो चार्ट दिखा दो। एक। हम्म। हम्म। आज की क्लास में मैं क्या करवाने वाली थी, बेसिकली हैकर रैंक से इंट्रोड्यूस करवा के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैकर रैंक के, और उसके बाद जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं जो हम लिखते हैं। मैंने इस तरीके से किया है, सूडो कोड तो सारा लिख लिया है मैंने। और हम्म। जो फ्लो चार्ट है ना, मैंने मतलब उसमें डायरेक्ट मतलब ओवरव्यू करके सारे क्वेश्चनों को लिख दिया। जैसे स्टार्ट एंड है तो वो ओवल रहता हम्म। है ना, और इनपुट आउटपुट है तो वो रोम्बस रहता है, आपको बताया जैसा। हम्म। और रेक्टेंगल मतलब जैसे कोई चीज प्रोसेस में चल रही हो, हम्म। ठीक है ना। कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह, डायमंड उसके लिए फेल्स वगैरह जैसे करते हैं। हाँ। और आपका ये, बस इतना ही था ये। हाँ, तो एक बार मुझे अब इसके क्वेश्चंस दिखा दो जो तुमने करे हैं ना, अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा दो, मुझे एक सेकंड। देखना है।
एक मिनट, एक मिनट मैं आपको वो हम्म, से केस में मेरा एक लैपटॉप में कैमरा था उसके। उसके बाद हम थोड़ी सी डेप्थ में घुसेंगे और जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उन क्वेश्चंस का हम एक बार कोड लिख लेंगे। हम्म, पहला क्वेश्चन क्या था कि वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसे लिखा है। वेरी गुड, पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम्हें स्टार्ट करना था, फिर इनपुट लेना था, फिर अगर एन जो है बड़ा हुआ तब तुम्हें प्रिंट कर देना है पॉजिटिव, नहीं तो तुम्हें नेगेटिव प्रिंट कर देना है। एकदम हम्म सही। पेरीमीटर जैसा ऑफ कि रेक्टेंगल में तुम्हें क्या करना है, पहले इनपुट लेना है लेंथ और ब्रेथ, वेरी गुड, फिर तुम्हें प्रिंट कर देना है पेरीमीटर में। ठीक है, एकदम सही। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट इनटू रेट इनटू, ठीक है, अपॉन 100। वेरी गुड वेरी गुड। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है? वेरी गुड, एकदम सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस प्रॉफिट, बिल्कुल सही। फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, तो तुम्हें पहले इनपुट लेना है इनको, फैक्टोरियल को 1 से स्टार्ट करना है। आई इज इक्वल्स टू 1। तुम्हें इसी वजह से मैंने फ्लो चार्ट बनाने को बोला था, क्योंकि अगर आप जब एक क्वेश्चन फ्लो चार्ट के फॉर्म में सॉल्व करते हो ना, तो एक क्लैरिटी होती है। देखो तुमने लिखा एकदम सही है, पर तुमने सूडो कोड लिख, तुमने एक कह लो चार्ट के फॉर्मेट में सूडो कोड बना दिया तुमने। ठीक है, जैसे चार्ट में हम ऐसे लिखते हैं वैसे तुमने सूडो कोड लिख दिया। हम्म हम्म, बट सही, लॉजिक सही है, बट मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ऐसे डायग्राम्स बनाओ, तो तुम्हें एक आइडिया हाँ, होगा। तुम्हें है पता, ये मुझे पता है, हम्म बट एक लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी हम्म एकदम सही करा है। मैक्सिमम ऑफ टू हम्म, नंबर्स, ये भी सही है। ए और बी को लिया, अगर ए बड़ा है तो ए को प्रिंट करवा दो, नहीं तो बी को प्रिंट करवा दो, एकदम सही। और अब क्या है, चेक प्राइम नंबर स्टार्ट। ठीक है, अगर n इनपुट लिया, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू, देन प्रिंट नॉट प्राइम। वेरी गुड, ये एक एज केस होता है जो तुमने पकड़ा है। एज केस हम्म, क्या होता है? जैसे हम पूरा लॉजिक लिख लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी केस होती है जो हम मिस कर रहे होते हैं, तो ये हम्म, तुमने सही लिखा है। बट अब मुझे एक बात बताओ, अगर n जो है लेस देन 1 हुआ, n जीरो है, तो वो प्राइम, ना ही वो प्राइम हुआ है ना ही वो, मतलब नॉट मतलब प्राइम भी नहीं है प्राइम भी नहीं है। बट क्या -2 एक प्राइम नंबर नहीं है? -2 प्राइम नंबर है ना? हो सकता है। ऑफ कोर्स है वो। अरे, हम्म मैं कहती हूँ कि तुम इंटीजर को तो इनपुट ले रहे हो, पर तुमने हम्म एक केस लगा दिया कि अगर n जो है वो छोटा हुआ या बराबर हुआ 1 के, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 2 का, -2, -3, -5, -7, इनका तुम क्या करोगे? मतलब तुमने पॉजिटिव नंबर का तो ख्याल रखा है, बट नेगेटिव नंबर का ख्याल नहीं नेगेटिव रखा। नंबर ठीक है, तो मैंने यहाँ, सोचा बेसिक है तो उसी की तरीके से कर दिया। हाँ निपर सही करा है, बहुत अच्छे तरीके से करा है। और एक क्वेश्चन और था ना, बस इतना ही था। करेक्ट। एक एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक क्वेश्चन और दिखाना उसे, कि ऐड एन नंबर स्टार्ट करा, इनपुट लिया सम। अच्छा, इसमें ये नहीं करना था। तुमने हम्म अपने जानने में सही करा है, बट मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ये क्वेश्चन समझाया भी था, शायद उस समय तुम नहीं हम्म थे। हाँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ अब दो क्वेश्चन, एक प्राइम नंबर वाला और एक ये ऐड नंबर वाला, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, तो अब चलो एक बार, क्योंकि तुमने करा अपने जानने में सही है, बट ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये नहीं कहना चाहता था। ठीक, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करने दो। चलो देख, एक क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पहले, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, एक बार वो समझा देती हूँ कि वो कहना क्या चाहता था वो लास्ट वाला क्वेश्चन। उसमें ऐसा कुछ लिखा था ना कि तुम n नंबर तक इनपुट लो,
ठीक, उसके बाद तुम सम प्रिंट करवा दो, यही बोला था वो क्वेश्चन, है ना। इससे मेरा मतलब क्या था, इससे मतलब मेरा ये था कि एक सेकेंड, ये गायब हो गया, कोई बात नहीं। देखो, जैसे मैंने लिखा कि मैं n नंबर एक इनपुट लेना चाहती हूँ, मैं n इनपुट लेना चाहती हूँ, ठीक। अब जब तुम एक यूजर हो, तुम आए, तुमने मुझे इनपुट दिया 3। अब मैं क्या करूंगी कि मैं 3 बार 3 नंबर का इनपुट लूंगी। अगर तुम मुझे यहाँ पे 5 देते तो मैं 5 बार 5 नंबर का इनपुट लेती। और अब ये जो नंबर आए हैं, मुझे इनका सम जो होगा ये मैं तुमको वापस दे दूंगी, अच्छा। समझे। तो इसमें हमें करना क्या था कि सबसे पहले हमें इंट n इज इक्वल्स टू 5 को इनपुट, मतलब इंट n को इनपुट लेना था, ठीक ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक i नाम का वेरिएबल बनाना था जो कि 1 से स्टार्ट करे। अब मैं i क्यों बना रही हूँ, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं, ठीक। अब मैंने सम नाम का भी एक वेरिएबल जो है वो बना लिया, ठीक है। अब जब तक मैं क्या करूंगी कि पहले स्टेप में मैं इनपुट लूंगी, उसके बाद जो भी नंबर मुझे मिलेगा उसको मैं सम में प्लस कर दूंगी, प्लस, ठीक। ठीक। फिर मैं i को जो है बढ़ा दूंगी, प्लस यही प्लस, ठीक। करूंगी। फिर मैं वापस आई इस कंडीशन पे, मैंने एक कंडीशन यहाँ होगी, कुछ तो कंडीशन होगी। फिर वो चेक होगी कि क्या i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n है। अगर जैसे मानो तुमने मुझे 5 दिया था, मैंने i को जो है वो 1 से स्टार्ट करा था, तो मैं पहली बार इनपुट ली, फिर मैंने i को 2 कर दिया बढ़ा के, फिर मैंने क्या किया, दूसरी बार इनपुट लिया, फिर मैंने i को बढ़ा करके 3 कर दिया, फिर मैं तीसरी बार इनपुट ली, फिर मैं i को बढ़ा करके 4 कर दी, फिर मैं चौथी बार इनपुट ली, i को बढ़ा करके मैंने 5 कर दिया, फिर मैंने वापस से 5वीं बार इनपुट ली। बट अभी भी मैं i को इंक्रीमेंट जरूर करूंगी, बट क्या मैं इनपुट ले पाऊंगी इस बार, मैं इनपुट नहीं। इस बार नहीं ले पाऊंगी। तो मुझे कंडीशन कहाँ तक इनपुट लेनी है, जब तक मेरा i जो है वो कंडीशन ट्रू छोटा है। या बराबर हो n तक, ठीक। तो ये मेरी कंडीशन बन गई, ओके। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने यही करने को, ये क्वेश्चन जो था वो ये कहना चाहता था, ठीक है। इसका कोड मैंने करवाया था पिछली क्लास में, तो मैं तुम्हें एक बार उसका कोड दिखा दूंगी, ठीक। अब आता है प्राइम नंबर का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ये नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हम एक डेटा टाइप का यूज करते हैं जो कि होता है बूलियन, बुलियन, ट्रू फॉल्स वाला। ट्रू फॉल्स वाला। तो बूलियन का काम क्या है कि या तो वो कोई चीज हाँ कहेगा, या तो वो किसी चीज को मना करेगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अब मैंने ट्रू फॉल्स 0 1 ऑन ऑफ ये चीज समझाया था पहली क्लास में, हाँ सर। कि जैसे कंप्यूटर, शायद, मतलब मेरे को याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है। हाँ, देखो जैसे कंप्यूटर होता है, अब इसको जो है वो कुछ नहीं आता, ये बुद्धू होता है, तो इसको या तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी या तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ठीक। तो अगर बिजली में, जैसे मैं इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ तभी ये जान पाएगा कि हाँ मुझे काम करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ तो ये ऑन होता है ना। और अगर नहीं चल रहा है ये, इसका मतलब कि कंप्यूटर जो है वो ऑफ है, सिंपल टर्म्स में। अब मैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी भाषा में ऑन को क्या कहती हूँ, 1 कहती हूँ, और वन। ऑफ को 0 कहती हूँ, हाँ बताया था, याद आ गया। है ना। और यही क्या होता है, हमारा बाइनरी नंबर होता है, ठीक। अब जब मैं कोडिंग की बात करती हूँ तो मैं इस 1 और 0 को ट्रू फॉल्स की भाषा में बोलती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये 1 और ये ट्रू फॉल्स क्या होता है, बूलियन होता है, ठीक। तो बूलियन डेटा टाइप के अंदर ही आता है, ठीक है। अब आते हैं हम ये प्राइम नंबर वाली बात पे। देखो, मैंने बोला कि मैं तुमको कोई नंबर देती हूँ, ठीक है, कोई नंबर, कोई मानो मैं नम बोल देती हूँ इसको नंबर, ठीक। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर खुद से जो, डिविजिबल। हाँ, इटसेल्फ
या फिर 1। 1 जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, ऐसे करके 7 11 हो गया, 13 हो गया, 13 ठीक, और 7 19 हो गया, ऐसे 17, हाँ 19 17 ऐसे हो गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि खुद से हो या फिर 1 से हो, ठीक। अब सिर्फ पॉजिटिव नंबर, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात, अगर मैं तुम्हें -2 दे दूंगी तो क्या वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा? प्राइम होगा। नंबर जो खुद से हो या जो 1 से हो, या जो अब कह लो यहाँ पे एक और केस डालो जो -1 से हो, ठीक। तो 2 भी तो हुआ, तो इन सब का जो नेगेटिव फॉर्मेट है वो भी तो प्राइम नंबर होगा। तुमने जो कोड लिखा है, तुमने जो लिखा है, उसमें तुमने क्या करा है? तुमने जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनका जो काम है वो तुमने नहीं करा। अब प्राइम नंबर हम पता कैसे करते हैं? देखो, एक तरीका क्या है कि मैं लाइन बाय लाइन, हर, जैसे मानो मैंने तुम्हें दिया 5, ठीक है, तो तुम क्या करो कि i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू 5, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलाओ। मतलब कि तुम पहले i को 1 से स्टार्ट करो, 2 तो फिर 3 5 डिवाइड बाय 1 करो, हो जाएगा ऑफ कोर्स। i इज इक्वल्स टू 2 करो, 5 डिवाइड बाय 2 करो, नहीं होगा। फिर तुम i इज इक्वल्स टू 3 करो, 5 डिवाइड बाय 3, नहीं होगा। ऐसे ही तुम कब तक करो, जब तक i जो है वो 5 नहीं हो जाता। i इज इक्वल्स टू 4 करोगे तो भी 5 डिवाइड बाय 4 जो है वो नहीं होगा। i इज इक्वल्स टू 5 करोगे तो 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा ये, ठीक। इसके आगे तुमको बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर तो उसको कभी डिवाइड नहीं कर सकता। तो इधर से तुम्हें क्या पता चला कि खुद से तो देखो हर नंबर 1 से तो होगा ही, और हर नंबर जो है वो 5 अपने आप से भी होगा। तो अगर मैं किसी भी नंबर के लिए ये कंडीशन लेकर के आऊंगी तो वो हमेशा ट्रू ही होगी। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस कंडीशन में कुछ चेंजेस करूंगी। क्या चेंज करूंगी? यहाँ पे मैं i इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करूंगी। मुझे 1 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब मैं अगर इस केस का तो मैंने हल निकाल दिया, अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे इसको i इज लेस देन 5 यहाँ तक चलाऊंगी। i 2 होगा, फिर i 3 होगा, फिर i 4 होगा। i बढ़ के 5 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई है? i लेस देन 5। यहाँ पे जब मैं इनपुट ले रही होंगी तो मैं कह रही होंगी तुम n को इनपुट करो, तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के i लेस देन n, या फिर i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। समझ गए? हाँ क्या हो रहा है? मतलब या तो मैं यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 2 तक चेक करूं, i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के लेस देन 5, तो भी ये 2 3 4 ही हो रहा है। अगर मैंने i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 होता है, तो भी तो ये 2 3 4 ही तो चलेगा। तो ये दोनों बात जो है, जो मैंने यहाँ लिखी है, दोनों बात ठीक है, ये बात और ये बात दोनों एक ही है। हम यूज कौन सा करेंगे? हम ये यूज कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ज्यादा टिपिकल नहीं। यहाँ माइनस लगा रही हूँ मैं फालतू में, मतलब पहले मैं इसमें 5 डालूंगी, फिर मैं उसको माइनस कर दूंगी। तो एक, जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे सेकेंड ईयर में जाकर के, तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि छोटी छोटी जो स्टेप्स होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब मेमोरी में बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लेते ही लेते हैं। तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा ना इंटरनली, तो पहले n जाएगा, फिर n से -1 होगा, फिर वो वैल्यू जो है वो चेक होगी। मैं क्या करूंगी? मैंने पहले ही सिर्फ चेक की कंडीशन लगा दी, ठीक है। ये कुछ इंटरनल भाषा थी। तो ये दोनों चीज
हम कर सकते हैं। एक पहला चीज तो हम ये कर सकते हैं, ठीक। दूसरा अप्रोच जो मुझे भी इतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि वो मुझे इतना समझ नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं लेती हूँ कि मुझे चेक करना है 12 के बारे में, ठीक है, तो मैंने जो कंडीशन ली थी वो क्या ली थी कि आई जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, आई जो है वो लेस देन, लाइट चली गई, एक सेकेंड रुक जाओ, भूत सी लगूंगी मैं, हाँ लग रही हूँ भूत सी, कोई बात नहीं। तो देखो, आई जो है वो 2 से लेकर के मैं आई लेस देन 12 तक चलाऊंगी, तो यहाँ और आई को तो मैं प्लस प्लस करूंगी ही, ठीक है। फॉर लूप में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम इनिशिएट करते हैं, चेक करते हैं, फिर हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, जो भी ऑपरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, आई पहले क्या होगा, 2 होगा, फिर आई जो है वो 3 होगा, फिर आई जो है वो 4 होगा, आई फिर 5 होगा, आई 6 होगा, आई 7 होगा, ऐसे करते करते हम आई इज इक्वल्स टू 12 तक जाएंगे ही जाएंगे, 11 तक जाएंगे, ठीक है। बट मैंने क्या करा कि मैं 2 से जब चेक कर रही हूँ और वो डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक, जब मैं 3 से चेक कर रही हूँ और वो डिविजिबल हो जा रहा है, 4 से चेक कर रही हूँ डिविजिबल हो जा रहा है, एक काम करते हैं, इसका रिमाइंडर देखते हैं, ठीक है। 12 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 6 या 12 होता है, ठीक। तुम 12 को जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होता है, 3 4 या 12 होता है। तुम 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हो जब, तो 4 3 या 12 होता है। 12 को तुम 5 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड नहीं होता। फिर तुम 12 को जब 6 से डिवाइड करते हो तो ये 2 जा में आ जाता है। अब तुम आगे जब तक डिवाइड करते रहोगे तो तुम्हें एंड में आकर के ये 12 जा जो है वो 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर देखो, जब तुमने इसको डिवाइड किया 0 मिला, 0 मिला, 0 मिला, यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, 2 मिला, ठीक, इधर तुम्हें 0 मिला। तो अब तुम इसके आगे जब चेक करोगे तो तुम्हें 0 ही तो मिल रहा है, मतलब यही चीज वापस रिपीट हो रही होगी। करके देख लेते हैं, 12 डिवाइड बाई 7 कितना होता है, 5 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक, यहाँ तुम्हें 5 मिलेगा। फिर तुम 12 डिवाइड बाई 8 करो, कितना मिलेगा, 4। फिर तुम 12 डिवाइड बाय 7 क्या हो गया, 9 करोगे, कितना मिलेगा, 3। ठीक। मैं कहना क्या चाहती हूँ यहाँ से कि अगर मेरा नंबर जो है वो 6 तक डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने क्या कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। अगर बीच में वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, मतलब यहाँ मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ भी मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ये तीनों जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, ये 12 भी नहीं है, तो मैं क्या यहीं पे लूप ब्रेक नहीं कर दूंगी। मैं जैसे ही मुझे डिविजिबल मिल गया तो मैं लूप ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये भी कर सकती हूँ कि चलो लूप ब्रेक कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी इसका जो हम कोड लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया, सबसे पहले कि मैंने एक इंट n इज इक्वल्स टू कुछ इनपुट लिया, फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया, ठीक। एक इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इंट i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर के i लेस देन n, ठीक, i प्लस प्लस, अगर मैं इक्वल्स टू लगाती तो n माइनस करती, n माइनस 1, ठीक है, जो कि मैंने पहले समझाया अभी। अब मैं क्या करूंगी, एक मेथड मेरा ये है कि मैं यहाँ पे हर नंबर के लिए चेक करूं और जहां पे मुझे मिल गया वहां पे मैं ब्रेक कर दूं, ठीक, और फिर मैं लास्ट में रिटर्न कर दूं। बट ये मेरा काम जो है ये काम नहीं करता, ये वर्क, ये चीज जो है वो लॉजिकली फिट नहीं होती कि तुम ब्रेक तो कर दोगे बट तुम रिटर्न क्या करोगे, मतलब तुम वापस क्या बताओगे उसको। हम यहाँ पे यूज करेंगे इस बूलियन का,
इज प्राइम, ठीक है, इज प्राइम। हम हमेशा इज प्राइम को ट्रू रखेंगे। अगर कोई नंबर फॉल्स हो तो वो डिविजिबल देखेगा हो तो जाता है तो मैं इज प्राइम को ट्रू करके फिर लूप से बाहर आ जाऊंगी। और फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि अगर मेरा जो नंबर, इफ मेरा इज प्राइम है, इफ प्राइम जो है अगर मेरा इक्वल्स टू ट्रू हुआ, तो मुझे तुम क्या निकाल के दे दो, तुम बोल दो कि ये मेरा प्राइम नंबर है। एल्स तुम मुझे बोल दो कि ये मेरा नॉट नॉट प्राइम। प्राइम नंबर है। अब ये हो कैसे रहा है, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। i इज इक्वल्स टू 5 फॉर n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 2, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि इसमें मैंने करा कि इफ n मॉड्यूलो i, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, दो तो तुम प्राइम क्या करो, इज प्राइम प्राइम को फॉल्स कर। मैंने क्या लिया था, 5 लिया था। मेरा i स्टार्ट हो रहा है 2 से। मैंने i इज इक्वल्स टू 2 जब लिया तो मैंने 5 डिवाइड बाई 2 करा, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। क्या ये मेरा 0 के बराबर है, नहीं है। तो अभी मेरा जो इस बुलियन है, इज प्राइम, ठीक है, इज प्राइम, ठीक, वो अभी भी मेरा ट्रू ही है, ये अभी फॉल्स में चेंज नहीं हुआ है। फिर मैं i इज इक्वल्स टू 3 पे, फिर मैंने 5 डिवाइड बाई 3 करा, फिर भी मुझे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं मिलेगा। तो मेरा इस बुलियन अभी, इस प्राइम अभी भी ट्रू है, बार बार इस बुलियन बोल दे रही हूँ मैं, ठीक है, इस ट्रू है, ठीक। अब मैंने वापस 4 पे आई, रिमाइंडर बराबर नहीं है 0 के, वापस से मैं देखी, नहीं अभी भी ट्रू है। i इज इक्वल्स टू 5 पे मैं चेक नहीं कर रही हूँ, मैं इससे एक छोटा ही चेक कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इस लूप से मैं बाहर जब आऊंगी तो मेरे यहाँ पे एक इफ कंडीशन है कि इफ इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे एस आउट क्या कर दो, एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट एस आउट कर दो कि ये एक प्राइम नंबर है। नहीं तो एल्स में तुम क्या कर दो, तुम इसको एस आउट कर दो नॉट प्राइम। यहीं पे अगर मैं 6 लेती तो मेरा 5 पे 2 पे जब देखते तो 2 पे मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाता, फॉल्स हो जाती है। जैसे मुझे मिलता यहाँ पे मेरा ये फॉल्स हो जाता, ठीक है। फॉल्स होते ही मैं यहाँ पे एक ब्रेक कंडीशन भी लगा देती, यहाँ नहीं लगाती, यहाँ एक ब्रेक कंडीशन लगा अंदर लूप के अंदर मतलब कि जैसे ही फॉल्स मिला वैसे ही तुम इसको इस प्राइम को फॉल्स करके लूप को बंद कर दो, ठीक है। एक बार कोड करके देख लेते हैं। देखो मैं तुमको जो मैक्सिमम वो नंबर इनपुट्स वाला बता रही थी, उसमें देखो ऐसा हो रहा है कि तुमने वो लिया स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। मैंने इसका थोड़ा साइज बढ़ा लूँ, सेटिंग्स एडिटर, बड़ा हो गया। देखो पहले स्कैनर से लेकर के हमने पहले स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये क्या करते हैं हम, इससे हम इनपुट ले रहे होते इनपुट हैं, देते हैं। ठीक है। फिर मैंने n को इनपुट लिया, जो इनपुट नंबर देते तुम मुझे दोगे कि कितनी बार मुझे इनपुट लेना है। हैं। फिर मैं क्या की इंट i इज इक्वल टू 1 कर दी,
ठीक, अब मैंने आई को क्यों रखा है, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं। ओके, अब मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक, सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं सम को स्टोर कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगना था। int sum इज इक्वल्स टू मैंने 0 कर दिया। ठीक है, मैंने i इज इक्वल्स टू 1 लिया और सम को भी मैंने 0 कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब तक मैंने एक while लूप लगाया, जब तक मेरा i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n होगा, तब तक मुझे क्या करना है, मुझे एक int नंबर लेना है जिसका मैं लूंगी इनपुट, नेक्स्ट int। ठीक है, एक नंबर का मैं इनपुट ले रही हूँगी और उस नंबर को मैं सम के अंदर प्लस कर दूंगी और फिर मैं i को बढ़ा दूंगी। और जैसे ही मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम को प्रिंट कर दूंगी। मैंने जब एस आउट लिखा तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेरा लिख के आ गया। ठीक है, ये चीज, ये ट्रिक है जो तुम्हें पता होगी। ठीक, अब हम इसको रन करवा लेते हैं। ट्वेंटी फोर आ गया। ठीक, मैंने क्या करा, रुको, मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं टू इनपुट देती हूँ कि मुझे 2 नंबर चाहिए। ठीक, अब मैं 5 लेती हूँ और 5 लेती हूँ, तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। 10 मिल रहा है। ठीक है, वापस से एक बार रन करते हैं। 3 लेती हूँ, मतलब मुझे 3 नंबर चाहिए। मैंने पहले 2 लिया, 2 प्लस 5 करा जो कि 7 होता है, 7 प्लस 3 करा जो कि 10 होता है, मुझे वापस यहाँ पे 10 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला कोड जो है वो रन कर लिया। ठीक है, एक मिनट हम्म, चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा n नंबर को चेक करने का तरीका। जो मैंने तुम्हें बताया था, नंबर है, उसको तुम्हें इनपुट लेना है, फिर तुम्हें सम प्रोवाइड करना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्राइम नंबर वाला भी कर लेते हैं। ये प्राइम नंबर का कोड करवाया क्लास में? ये नेगेटिव वाला नहीं कराया था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगी स्कैनर क्लास को। ठीक है, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे मैं ये लिखती हूँ तो अपने आप, जैसे मैंने ये लिखा, बट मैंने इंपोर्ट का स्टेटमेंट जो था वो नहीं लिखा था, ये इंपोर्ट जावा डॉट ट्यूटल डॉट स्कैनर मैंने नहीं लिखा था। मैं जब स्कैनर लिखती हूँ तभी ये अपने आप ही इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मुझे एक इंट n इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करके देखना है। ठीक, अब मैं इंट क्या था, इज बूलियन। ठीक है, इज प्राइम बूलियन, पहले डेटा टाइप बूलियन इज प्राइम।
ये कौन सी केस होती है? ये मेरी होती है कैमल केस, ठीक है, हम्म, जहाँ पे जो पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और बाकी के जितने भी पहले लेटर्स होते हैं वो होते हैं बड़े में, हाँ ठीक। स्नेक कैमल और एक और होता कैमल होता है, और हाँ एक और होता है, अभी मुझे उसका है, नाम याद स्नेक नहीं। स्नेक होता है एक स्नेक। स्नेक नहीं। स्नेक होता है शायद, बताया था फिर मैंने। हाँ होगा फिर तो, मतलब कैमल केस हम यूज करते हैं जावा में हम्म, बेसिकली। ठीक है, इसको मैं हमेशा इनिशियली ट्रू रखूंगी, ठीक है, हम्म, ट्रू रखूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर आई दबाओगे तो तुम्हारा फॉर लूप का कोड आ जाएगा। मुझे आई को स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से करना है, दूसरा और लेस देन एन तक, नहीं। ठीक। अब इफ मेरा ये जो n है, इसका जब मैं मॉड्यूलो करती हूँ आई से, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर ला के रिमाइंडर देता होता है। है। अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ तो मुझे तुम क्या करो कि इज प्राइम को तुम फॉल्स बना दो, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे एक चीज और करना है हमें, कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। ब्रेक कर दिया हमने, हम्म, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट चेक करेंगे कि इफ इज प्राइम, अब मैं यहाँ पे इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखूंगी। अगर मैंने सिर्फ इज प्राइम ही लिखा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू कंडीशन ही मानी जाती है, क्योंकि वो गर्ल्स। ठीक है। एस आउट मैंने क्या कर दिया? इज अ प्राइम नंबर, ठीक। एल्स में क्या कर दूंगी? एस आउट कि ये नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट प्राइम, ठीक है। रन करके देखते हैं। मैंने दिया 12, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। नहीं। एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 5, ये एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोड हो गया प्राइम नंबर का, ठीक। अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन एक और होता है, वो तुम मुझे बताओ क्या हो सकता है। बस ये जो कंडीशन होती है ना, इसी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। प्राइम नंबर का कोड अगर कॉलेज में करवाया गया होगा तो ये तो बताया ही गया होगा हम्म, क्या कंडीशन चेंज होती है। वो आपने बताया था वो वाला कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन। हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने 12 का एग्जांपल दिया था, ठीक है। मैं 12 का अगर स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है। कैसे होता है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला? ऐसे ही होता है ना, हम्म, 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिल जाता है? कैलकुलेट करके देख लो। नहीं कैलकुलेट होगा आज। पॉइंट्स में निकालना है क्या? समथिंग, ठीक है। 12 का होता है ये 3.46, ठीक। जब ये को हमने ये लिया था, एग्जाम्पल लिया था 12 का, तो ये क्या कर रहा था? चेक कर रहा था आई इज इक्वल्स टू 2 पे, रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। आई इज इक्वल्स टू 3 पे जब इसने चेक करा तो इसको रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला। इसके आगे मैंने बोला था कि मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं एक कंडीशन चेक कर ली, मैं दूसरी कंडीशन भी चेक कर ली, बट मुझे इसके आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया कि ये अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसका जो स्क्वायर रूट होता है, जो n का स्क्वायर रूट होगा, मैं वहां तक चेक कर लूंगी। अगर मुझे n के स्क्वायर रूट तक में कोई नंबर ऐसा मिल गया जो इसको डिवाइड कर देता है, तो मैं इसको नॉट प्राइम
घोषित कर दूंगी, हम्म, वरना मैं इसको नॉट प्राइम घोषित नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं 5 लिखती हूँ, मतलब कह लो कि कोई नंबर हो गया 6, 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 ले लेते हैं, चलो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2√2। ठीक, 2√2। ठीक, मैं अगर 2 तक कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरी पॉइंट में ही आएगी, ठीक, तो मैं 2 तक कैलकुलेट कर लेती हूँ। मुझे अगर 2 पे ही डिविजिबल मिल गया 8, तो मुझे उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तुम कोई सा भी नंबर लोगे, अगर उसके रूट के रेंज में, ठीक है, तुम्हें कोई भी नंबर मिल गया जो इसको डिवाइड कर रहा होता है, तो तुम उसको नॉट प्राइम बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई नंबर नहीं मिला तो तुम उसको नॉट प्राइम, उसको फिर तुम प्राइम नंबर ही बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू मैथ मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट, इसके अंदर हम n को पास कर देंगे। ये क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ला करके दे देता है। ठीक, अब एक बार वापस इसको रन करके देखते हैं। मैंने लिया था 12 को, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, और फिर मैंने लिया 5 को, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि देखो, अगर मैं 12 तक पूरा चेक करूंगी तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी मिल जाएगी। मुझे पहले ही अगर कोई नंबर मिल जा रहा है तो मुझे ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा लूप। ये ऐसे भी यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया था, बट इंटरनली मेरा लूप चल ही रहा होता है। तो मैंने कंडीशन यहाँ पे ऐसी लगा दी कि लूप मेरा वहीं तक चले जहां तक रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा मतलब स्पेस वो ना ले। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर का कोड। इसमें बस हमने क्या करा कि हमने आई लेस देन n नहीं लगाया, हमने आई लेस देन इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंडीशन। अब यही कंडीशन जो होती है वो फंसाती है। क्यों करना है ये, कैसे करना है ये, हमें स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम पूरा लूप चलाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हमने क्या करा, छोटा लूप कर दिया, हमने लूप को श्रिंक कर दिया। कोई सा भी नंबर हो वो इस रेंज में लाई जरूर से जरूर करेगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ हैकर रैंक पे। हैकर रैंक पे देखो, ये हैकर रैंक पे जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास हैकर रैंक पे अकाउंट क्रिएट करके तुम्हें जावा मिलेगा इधर कहीं। ठीक है, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, प्रिपेयर पे क्लिक करो, बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, जावा पे आओ। ठीक है, तुम जब जावा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ छोटे 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 चैलेंजेस हैं जो तुम्हें सॉल्व करना है। इसमें से एक दो हम करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इफ एल्स की नॉलेज ये सब हमें है। पहला क्या है, अब बताओ, एक ये बताती हूँ, STDIN, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, और STD आउट होता है स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ने याद, अगर तुमने ये पढ़ना सीखे तो तुम लीड कोड पे भी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको, उसका जो एक होता है ना एक्सट्रैक्ट निकालना, समझ जाओगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पे स्कैनर डॉट क्लोज जरूर दिखाई देगा। प्लेटफॉर्म्स पे होता क्या है कि हम जब भी स्कैनर क्लास डिफाइन करते हैं और हम इनपुट लेते हैं, जैसे ये जो है, ये जो मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही है। इसने क्या करा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हें एक चीज पता होगी कि हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इस तरह से लिखा करते हैं। तो स्कैनर नाम की एक क्लास है जिसका हमने एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है।
जिससे इसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो इस स्कैनर में आ गई है। ठीक है, तो जब भी इनपुट का काम खत्म हो जाता है स्कैनर को डॉट करके स्कैनर डॉट क्लोज करके उसको बंद कर देते हैं। मतलब हमने एक दरवाजा बंद था जिसको खोला इनपुट लेने के लिए, अब हम इस दरवाजे को वापस से बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में ये काम नहीं करते, बट तुम प्लेटफॉर्म्स पे जब देखोगे तो इसको देख के कभी कर अगर ये कहीं दिखे तो इसका मतलब कि स्कैनर इनपुट लेकर के हमने क्लोज कर दिया। ठीक, बस, और इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लोज यदि ना करो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरनली कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं, जिससे गेट जो है वो हमेशा खुला ही रहेगा, एक इस तरफ से तुम सोच लो। ठीक है, तो हम जब कोडिंग कर रहे होते तो हम कभी भी हम कभी भी स्कैनर क्लोज नहीं करते, इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक, बट क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बहुत नंबर ऑफ इनपुट्स लेने होते हैं, तो ये क्लोज कर देते हैं स्कैनर को। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था एक बार कि स्ट्रिंग को जब भी मुझे इनपुट लेना है तो मैं sc डॉट नेक्स्ट करती हूँ। स्कैनर यहाँ पे स्कैनर है, हम sc लेके चलते हैं, sc डॉट नेक्स्ट। अगर मैंने sc डॉट नेक्स्ट लाइन करा, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब भी मैं किसी स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जैसे मैंने लिखा कि एस आउट में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो फिर स्पेस है बीच में और वर्ल्ड है। ये जो मेरा पूरा लाइन लिख के आई, ये जो पूरी है, इसको मैं कहूंगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है एक तरह का, समझ लो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक साथ आकर के एक स्ट्रिंग बना रहे होते हैं। अब अगर मुझे स्ट्रिंग को इनपुट लेना होता है तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक वर्ड लूं या मैं एक पूरा बंच ऑफ वर्ड लूं। जैसे अगर मुझे हेलो वर्ल्ड को इनपुट लेना है तो हेलो वर्ल्ड में बीच में एक स्पेस भी आ रहा है ना। मैं क्या करूंगी, मैं स्कैनर क्लास को का ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगी ही, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक, अगर मुझे स्ट्रिंग को इनपुट लेना होता है, जैसे इंट को इनपुट लेना होता है तो क्या करता है, इंट a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इसमें इंट। स्ट्रिंग एक हो जाएगा, स्ट्रिंग ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग a इज इक्वल्स टू sc sc डॉट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट। जब मैं ये लिख रही होती हूँ तो मैं, अगर मैं यहाँ पे इनपुट में हेलो वर्ल्ड लिखूंगी तो मुझे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ हेलो ही मिलेगा। ये मुझे लाइन, ये वर्ल्ड मुझे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मुझे पूरा का पूरा वर्ड चाहिए तो मुझे यहाँ पे sc डॉट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करना होगा। लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करता है, वो सिंगल वर्ड को उठाता है, और नेक्स्ट लाइन क्या करता है, वो कितने पूरा भी स्पेसेस हो, जितने भी हैं। कितने भी स्पेसेस हो वो उनको लेके आता है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग को इनपुट लेने का तरीका। कोई है, चलो फिर ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे हैकर रैंक पे आते हैं। इसमें हमें एक टास्क दिया हुआ है, इसने बोला है कि बेसिक टास्क क्या दिया है हैकर रैंक पे, कि इन दिस चैलेंज यू मस्ट रीड 3 इनपुट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड देन प्रिंट 2 स्टैंडर्ड आउटपुट, ईच इंटीजर मस्ट बी प्रिंटेड ऑन न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln टू मेक द प्रॉब्लम अ लिटिल इजियर, उसने कुछ पोर्शन दिया हुआ है। ठीक, तो इंट a इज इक्वल टू स्कैन, इसने क्या करा है, देखो हम sc लेते हैं और इसने स्कैन लिया हुआ है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यहाँ sc कर लो। ठीक, अब उसने बोला है कि हमें 3 इंटीजर को इनपुट लेना है, तो हमारे लिए काफी इजी हो गया। हम क्या करेंगे, इंट b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक, और इंट c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। फिर उसने क्या बोला है कि मुझे सारे नंबर्स चाहिए सेम लाइन पे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नहीं होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट println एलन बी, फिर सिस्टम C डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी। ठीक है, हम्म, अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सैम्पल टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था हमें इसमें। in अब product हाँ, ऐसे ही एक इफ एल्स का भी क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ कंडीशंस को करने होंगे। ठीक है, अब ये चीजें मैं इसलिए तुम लोग पे छोड़ रही हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मेजर मैं बता देती हूँ कहाँ तक, इतनी ही करना अभी, क्योंकि जब मैं लूप पढ़ाऊंगी तो तुम ये भी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग को लूप पता है, इनपुट आउटपुट कैसे लेना होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जावा करेंसी फॉर्मेटर या फिर डेट एंड टाइम तक मैं तो कहती हूँ इन टू स्ट्रिंग यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब एक और प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं बताती हूँ, कोड शेफ, जहाँ पे कल जो है, कल वेंसडे है, तो कल 8 बजे से लेके 10 बजे तक रात के कॉन्टेस्ट होगा, जो कि कोड शेफ पे हर वेडनेसडे को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्टेस्ट देना है कल, जो भी हो, एक क्वेश्चन हो रहा हो, 2 क्वेश्चन हो रहा हो, कितने भी हो रहे हो, कॉन्टेस्ट देना जरूर है। यहीं पे जब तुम आओगे तो तुम्हें कोर्सेज वाले सेक्शन में लर्न जावा दिखेगा। ठीक है, ये इसमें तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब यहाँ पे तुम्हें धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें कैसे पढ़ना है, फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, यूजर इनपुट, कंट्रोल फ्लो, सब कुछ। ठीक, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इसको परफॉर्म करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में एक क्विज होगा, जावा ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, जिसको तुम अटेंड करोगे, जब मैं बताऊंगी तब ये करना। अभी इसको स्टार्ट करना है और अपनी प्रोग्रेस मुझे अपडेट करते रहना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? बस यहाँ पे कंप्लीट पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे स्टार्टर 232D, जो कि हमारा कॉन्टेस्ट है, वो मिल जाए, जो कि अब कल होने वाला है। अब आती हूँ कि आज की क्लास में मुझे पढ़ाना क्या था। ठीक है, आधा घंटा और बचा हुआ है। देखो, हम ये क्लास, हमें तुम लोगों को वेरिएबल्स भी पता है क्या होता है, तुम लोग को डेटा टाइप्स क्या होता है ये भी पता है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर होता है स्ट्रिंग आर्ग्स। मुझे इसके बारे में आज क्लास में बताना है। जब भी हम स्टार्टिंग में जावा पढ़ना शुरू करते हैं तो हम मोस्टली इस पोर्शन को कहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम इनका मतलब समझेंगे, बट इनका मतलब हम अभी समझेंगे। कुछ चीजें हैं जो समझ में अगर ना आए तो वो हम ऊप्स के टाइम पे समझ रहे होंगे। पब्लिक का मैंने जब मतलब बताया था पिछले क्लासेस में, मैंने ये बोला था कि अगर मैं किसी के घर जा रही हूँ और मुझे पता करना है कि मैं उस घर के अंदर घुसूं कैसे, मुझे नहीं पता कि जैसे ख्याति का घर कौन सा है, तो ख्याति गेट पे खड़ी होगी, और जब वो गेट पे खड़ी होगी तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ इसी घर के अंदर मुझे घुसना है। अब इधर से मैं 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। पहला कि ये मेरा गेट है, ये मेरी ख्याति है, ठीक है, जो कि इसके अंदर का जो कोड है उसके अंदर मुझे घुसने देगी। बट ख्याति गेट पे खड़ी कब होगी? जब उसके आगे पब्लिक लिखा हो। पब्लिक कहता है कि मेरा ये जो कोड है जो किसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है
वो तभी एक्सेसिबल होगा जब पब्लिक लिखा होगा। तो इसलिए पब्लिक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये किसी को घर के अंदर घुसना है या नहीं घुसना है इसकी परमिशन देता है, एक्सेस को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। स्टैटिक की बात करेंगे कुछ देर में, पर पहले हम बात करते हैं वॉइड के बारे में, इसके बारे में, मेन के बारे में। जब भी तुम सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो या जावा पढ़ो, तुम्हें ये मेन नाम का जो फंक्शन है ये जरूर देखने को मिले। मेन कहता है कि इसके बिना तो अंदर मैं घुसने ही नहीं दूंगा। अगर तुम पे पब्लिक है तो मेन फंक्शन जो है वो मेजर फंक्शन होता है। तो हर कोड में ये क्या है, बेसिकली ये एक फंक्शन का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये होता है नेम ऑफ फंक्शन। ये मेरा क्या है, एक तरह का फंक्शन ही तो है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन एक तरह का तुम कह लो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ इनपुट दे रही होंगी तो ये मुझे आउटपुट लाके देगा, और ये कोई एक पर्टिकुलर काम, जैसे मानो एडिशन परफॉर्म करता है। तो अगर मैंने कहा कि ये मेरा कोई फंक्शन है जो कि एडिशन करता है, तो इसके अंदर तुम दो नंबर इनपुट दो, ए और बी, तुम्हें ये सम ला करके देगा। तो ये ऐड क्या है, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है। वैसे जो मेरा ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का नाम मेन है। तो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया या जावा हो गया, मेन फंक्शन के बिना ये प्रोग्राम्स नहीं लिखे जाते, ठीक है। मेन का मतलब समझ में आ गया। वॉइड क्या होता है, अब जैसे मैंने ये फंक्शन के बारे में बोला, तो मैंने बोला कि मैं ए लाके दूंगी, बी लाके दूंगी, तुम मुझे इसका सम देना, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ठीक है, मुझे इसका सम ला करके देना। अब मैं तुमसे क्या बोलती हूँ कि मुझे वॉइड, मुझे ये जो सम है, मैंने इंटीजर ए दिया तुम्हें और तुम्हें मैंने इंटीजर बी दिया, ठीक है। तो ये जो सम आएगा वो भी एक तरह का इंटीजर होगा। तो तुम मुझे रिटर्न कर रहे हो एक इंटीजर, दो नंबर के बदले तुम मुझे बदले में सम दे रहे हो जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो ये क्या है मेरा, ये एक तरह का रिटर्न टाइप है। इंट क्या है मेरा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मेरा रिटर्न टाइप है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो इंटीजर, जिनको देने पे, जैसे ये कोई फंक्शन है तो मैं इसको अगर कुछ दे रही हूँ तो या तो मुझे ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या मुझे ये कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा होगा, या कोई मुझे फ्लोटिंग नंबर रिटर्न कर रहा होगा, या कोई बूलियन रिटर्न कर रहा होगा, या कोई इंट रिटर्न कर रहा होगा। बट कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते, वो होता है उनका डेटा टाइप होता है, उनका रिटर्न टाइप होता है वॉइड। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया रिटर्न टाइप, ठीक। तो जब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये लिख रहे होते हैं तो हम इसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रखते हैं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये फ्री कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि तुम मुझे इंटीजर ही ला करके दो। जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें, जैसे मैं इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे इससे गुजरना पड़ेगा। अब जब मैं इसके अंदर घुस रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंट है। तो जब भी मैं कोई कोड लिखूंगी अंत में मुझे कुछ ना कुछ इंटीजर को रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ वॉइड लिखती हूँ तो मुझे कुछ भी रिटर्न करवाने की झंझट ही नहीं होगी, क्योंकि वॉइड क्या कहता है कि मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा कि स्टैटिक क्या होता है। देखो, किसी भी क्लास में, ठीक है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था कि कुछ क्लास होती है। क्लास क्या होती है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब चीज की,
मैंने बोला ह्यूमन एक क्लास है। अब हैंड, इस आई, हाँ ईयर, ऑब्जेक्ट। हाँ विष्णु, क्लास मतलब ह्यूमन बॉडी एक क्लास है, हाँ उसके अंदर ऑब्जेक्ट जैसे हैंड वगैरह, इसके हैंड, ईयर, ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, फीमेल हो गई, मेल हो गया। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो कोई भी कोड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बिना क्लास, हमें हर क्लास की कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ही पड़ता है, तभी हम कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसमें आकर समझाऊं कोड एडिटर में, तो जब भी हम नया फाइल बनाते हैं इंटेलिजे आइडिया में, तो पब्लिक क्लास प्राइम नंबर होता ही है। अब मेरी एक क्लास बन गई है जिसका नाम है प्राइम नंबर। जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेती तब तक मैं कोड रन नहीं करवा पाऊंगी। मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी ही है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें उसमें समझ में आएगा। बट स्टैटिक क्यों लिखा गया है? स्टैटिक एक ऐसी प्रॉपर्टी कह लो तुम, स्टैटिक जब हम लिखते हैं तो हमें किसी क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के लिए हमें किसी पर्टिकुलर क्लास, ये प्राइम नंबर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक हमें हेल्प करता है कि किसी भी क्लास की ऑब्जेक्ट हमें ना बनानी पड़े। ये एक उप्स का कॉन्सेप्ट है जो बाद में समझ में आएगा। बस स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक हम यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े कोड चलाने के लिए। ठीक है, अब आओ कि system.out.println, जैसे जब मैं जावा पढ़ रही थी तो जब भी हम सी में पढ़ते हैं तो हम सी में प्रिंट एफ लिख रहे होते हैं। जब हम सी प्लस प्लस कहते हैं तो हम उसमें सी आउट करते हैं। ठीक है, ये प्रिंट एफ होता है तुम्हारा सी में, सी प्लस प्लस में हम सी आउट करते हैं। ठीक, पर जब हम जावा पढ़ते हैं तो जावा में प्रिंट करवाने के लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। काफी लंबा होता है और इसका मतलब भी समझ नहीं आता। कोई ये मतलब नहीं बताता, ज्यादातर लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मतलब बताते हैं, बट ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कहाँ से आया? देखो, जो सिस्टम है हमारा, ये सिर्फ अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम जो है वो हमारी एक क्लास है जावा के अंदर। इन जावा ये हमारी एक तरह की क्लास है। ये क्लास डिफाइन किसने करी? जिसने जावा बनाया है उसने ये सिस्टम नाम की क्लास जो है वो डिफाइन की। अब ये तुम्हें क्लास कहाँ मिलेगा? जावा के अंदर एक लैंग्वेज नाम का पैकेज होता है। मैंने पैकेज के बारे में बताया था कि एक बहुत बड़ा सा पैकेज, जैसे मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ तो सूटकेस मेरा पैकेज है, उसके अंदर मेरे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो एक अलग क्लास में रखे हुए हैं। तो क्लास मेरी स्किन केयर हो गई, सूटकेस जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पैकेज बट मतलब। क्लास क्या है मेरा? वो एक पाउच जिसके अंदर मेरे सारे के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज नाम की जो पैकेज होती है हमारी जावा के अंदर, उसके अंदर सिस्टम नाम का एक क्लास है। ठीक, अब ये जो आउट है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक, सिस्टम नाम की हमारी क्लास होती है। ठीक, इतना हम समझ लिए। आउट क्या है? आउट एक वेरिएबल होता है। इसी सिस्टम क्लास के अंदर आउट एक वेरिएबल है। हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होता ही होता है। आउट का जो टाइप है, आउट कौन से टाइप का वेरिएबल है? ये हमारा प्रिंट स्ट्रीम नाम का वेरिएबल, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक सिंपल वे में समझाऊं तो लैंग्वेज पैकेज है जिसके अंदर सिस्टम क्लास, सिस्टम नाम की एक क्लास है। उस क्लास के अंदर आउट नाम का एक छोटा सा वेरिएबल है जिसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, अब ये जो प्रिंट स्ट्रीम है
इसके अंदर ये जो छोटा ये जो टाइप है, जैसे मैंने कहा इंटीजर, इंटीजर के कई सारे वेरिएबल्स में डिफाइन ए बी सी कितने भी कर लूँ, इस इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। इस ये जो डेटा टाइप है, ये जो टाइप है डेटा टाइप, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने कहा कि ये जो आउट है ये एक तरह का वेरिएबल है जिसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम, ठीक, इंट के जैसा। अब प्रिंट स्ट्रीम के अंदर ही मेरी प्रिंट एलन या फिर कह लो प्रिंट, ये दो चीजें मौजूद होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा एक बड़ा सा पैकेज है जिसको मैंने बोला है लैंग्वेज पैकेज, ठीक है, ठीक। इसके अंदर मेरा एक सिस्टम नाम का क्लास है, ठीक है, सिस्टम क्लास है। अब इस सिस्टम क्लास के अंदर एक वेरिएबल है आउट नाम का, जिसका जो टाइप है, इसका टाइप है मेरा प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, इसका टाइप है मेरा प्रिंट स्ट्रीम। अब इस प्रिंट स्ट्रीम के अंदर ही मेरे पास प्रिंट एलन और प्रिंट मौजूद होते हैं। तो मुझे प्रिंट एलन और प्रिंट को लाने के लिए पहले मुझे सिस्टम को बुलाना पड़ता है। जब भी मैं कैसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, मतलब सिस्टम के अंदर जाओ, डॉट आउट, सिस्टम के अंदर जो आउट है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर से तुम प्रिंट एलन लेकर के आओ। डॉट क्या करता है, वो और अंदर ले आता है। जब मैंने सिस्टम लिखा तो मैं इस लाइन पे आई, फिर मैंने डॉट आउट लिखा तो मैं इसके अंदर गई, फिर मैंने डॉट प्रिंट एलन लिखा तो मैं यहाँ आई। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये कहता है, ठीक। जब भी हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आगे जाकर के भी लोग कहते हैं पब्लिक का मतलब बताऊंगा स्टैटिक वॉइड मेन, बट इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स चीज होती है जो होती है प्रिंटिंग का। एक होता है तुम्हारा इनपुट लेना जो कि हर लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, और एक होता है तुम्हारा आउटपुट प्रेजेंट करना, हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। मेन फंक्शन तो हर लैंग्वेज का डिफरेंट होता ही है, मेन फंक्शन सब एक्सप्लेन करते हैं, बट इनपुट और आउटपुट का लॉजिक कोई एक्सप्लेन नहीं करता है इतना। तो इनपुट का मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक। अब जावा के अंदर जाओ, यूटिल नाम का एक पैकेज होता है, बड़ा सा पैकेज, जिसके अंदर स्कैनर नाम की एक छोटी क्लास प्रेजेंट है। इस क्लास को लेकर के आओ। स्कैनर का काम ही होता है इनपुट लेना, ठीक है। तो जब हम ये इनपुट करते हैं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास ले आई, अब मैं तो क्लास इंपोर्ट कर चुकी हूँ। तो जब भी मुझे क्लास का प्रयोग करना होता है, जब भी मुझे क्लास का यूज करना होता है, तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ता है। तो मैं जब भी इनपुट करती हूँ तो इंपोर्ट तो करती ही हूँ, साथ ही साथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट यानी स्कैनर क्लास है, जिसका ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख लूं, न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ये चीज मैं लिखती हूँ। अब दीदी आपने ये बता दिया स्कैनर क्या होता है, न्यू स्कैनर हो गया, सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है। जब भी मैं स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, सिस्टम डॉट इन क्या कहता है कि तुम्हें ये जो इनपुट है ये तुम्हें लेना कहाँ पर है। मुझे सिस्टम के अंदर जो मेरा सिस्टम है, टर्मिनल है, मुझे वहां से इनपुट लेना है। तो ये क्या बताता है, सिस्टम डॉट इन तुम्हें ये प्लेस बताता है, मुझे अपने सिस्टम के अंदर इनपुट लेना है, अपने टर्मिनल पे इनपुट लेना है, ठीक है।
तो सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या है, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट मैंने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये प्लेस बताती है, जो ब्रैकेट के अंदर ये जो जगह है वो मुझे ये बताता है कि मुझे इनपुट कहाँ लेना है, कहाँ से मैं इनपुट लूंगी, मुझे सिस्टम से लेना है, टर्मिनल से अपने लेना है। ठीक है, तो क्या क्या समझा कि पहले कि तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में तुम्हारा पब्लिक क्या है, पब्लिक तुम्हारा है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक तरह की मैं फैसिलिटी मान लेती हूँ जो कि मुझे फॉर्मेशन ऑफ नो क्लास, नो नीड टू फॉर्म अ क्लास, ठीक है, नो नीड टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, तो स्टैटिक हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये चीज समझ आ गई है, एक चीज हमने समझ ली है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बना करके ही हम कोड लिख सकते हैं। बट मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मेरा मेन फंक्शन है उसमें मैं स्टैटिक इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि मैं उसकी क्लास नहीं, मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहती अपनी क्लास का। वॉइड क्या है, वॉइड मेरा है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इन सेंस कि जो भी मैं अंदर कोड लिखूंगी वो किस टाइप की वैल्यू मुझे ला करके देगी। ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, ये मुझे किसी टाइप की वैल्यू ला करके नहीं देगी। मेन एम क्या होता है, मेन क्या होता है हमारा, मेन एक हमारे फंक्शन का नाम होता है। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नाम होता है जो कि हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जावा ये एम मेन जरूर ढूंढेगा, उसको मेन चाहिए। अब एक चीज जो बच रही है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, एक चीज जो बच रही है वो क्या है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखा रहता है, ये स्ट्रिंग ऐसे करके आर्ग्स क्यों लिखा रहता है। ये जो स्ट्रिंग आर्ग्स होता है इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो पूरा मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स होता है ये पूरा, ठीक है। अब इस कोड को मैंने चलाया, ठीक है, ये इस कोड को मैंने चलाया, इसका जो भी आउटपुट होगा वो मेरे इस स्ट्रिंग नाम का जो स्ट्रिंग एक एरे है जिसका नाम है आर्ग्स, तो इस एरे की जो वैल्यू है इनिशियली, हम एक चीज जब हम एरे पढ़ेंगे तो एरे में क्या होता है, इनिशियली एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो ही होते हैं। अगर मेरा इंटीजर टाइप का एरे है तो मेरा पूरी जितनी भी वैल्यूज है, अगर मैं जैसे एरे, वो तो एरे के टाइम समझेंगे, बट डिफॉल्ट वैल्यू मेरी जीरो होती है। स्ट्रिंग में मेरी क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो तो मुझे बाद में बताना, ठीक है। अभी स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू देखेंगे क्या होती है, बट ये यहाँ पे इस स्ट्रिंग आर्ग्स का काम क्या है। स्ट्रिंग आर्ग्स बेसिकली क्या करता है, इसका अगर हम काम करते हैं, पहले हम इसका पहला इंडेक्स जो है एरे का पहला इंडेक्स एक बार प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग आर्ग्स का पहला इंडेक्स प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब ऐसा आउट करा और मैं आर्ग्स का पहला इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवाती हूँ, क्या मिलेगा मुझे, मुझे पता चल जाएगी कि मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। मुझे एक इसने एरर दे दिया कि एक्सेप्शन इन थ्रेड एरे आउट ऑफ बॉन्ड इंडेक्स, कुछ भी ला करके नहीं दिया इसने मुझे। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इंट a इज इक्वल्स टू 5 करती हूँ, एक बार वापस प्रिंट करवाती हूँ, वापस एरर दे रहा है। यार ये एरर क्यों दे रहा है, मतलब रुको, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ गलती हो रही होगी मुझसे, ये मैं आराम से बताऊंगी, ठीक है। बस मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक तरह की खाली एरे है, ऐसे समझ लो, जो भी वेरिएबल्स इनपुट जो भी मैं लिख रही होंगी वो इसके अंदर जा जा करके इंडेक्स पे जा जा करके स्टोर हो रहा हो। तो ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, बट इसका काम क्या है कि जो भी अंदर वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे होंगे उनका वैल्यू में ला करके अपने अंदर धीरे धीरे स्टोर करता रहूं।
और कुछ नहीं होता इसके अंदर। और मतलब जैसे एक चीज मैं एक बार देख लेती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। int a is equals to sc dot next, स्कैनर फंक्शन नहीं है क्या? अच्छा, sc dot next int, ठीक है। अब मैंने क्या करा, s out args of 0, नहीं होता है, एक सेकेंड। देखो ये हो नहीं रहा है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ी कर रही हूँ मैं। बट इसका काम क्या होता है, जो मैंने पढ़ा था और जो मैं समझी थी मैं बताती हूँ कि इसका काम ये होता है सिंपली, इसको पहले हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो इसके शब्द से पता चल रहा है, कमांड लाइन मतलब हमारा टर्मिनल। अब इस टर्मिनल पे जो भी आर्ग्यूमेंट हम दें या जो भी हम इनपुट दे रहे होते हैं या जो भी हम वैल्यू दे रहे होते हैं वो जा करके इस एरे के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है, इसका सिंपल बस ये है कि वॉट एवर आर्ग्यूमेंट we give in terminal, ठीक है, it will be stored in args, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ये वाला पूरा क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था डीएसए अभी जो फर्स्ट ईयर में ही शायद हमारा एंटम हुआ था जब, तो उसमें एमसीक्यू में आया था कि तुम मुझे आर्ग्स के जो 0 वैल्यू है इंडेक्स पे इसका आउटपुट बताओ। तो इस वजह से मैंने ये उस टाइम पे पढ़ा था। अब ये इसकी जो रिसर्च है विष्णु, एक बार ये तुम खुद से भी ज़रूर करना, मैं ये अगले क्लास में एक बार ज़रूर समझाऊँ, ठीक। आज का मेरा मोटिव यही था कि मैं ये समझाऊं कि पब्लिक क्लास XYZ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर जो स्ट्रिंग आर्ग्स है इसका काम क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं जावा 2 बार इसी वजह से पढ़ना बंद की थी, क्योंकि मुझे इनिशियल लैंग्वेज इसकी मुझे रटना नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको याद कर लूँ कि ये क्या है, मुझे बताओ, भले ही मुझे समझ ना आए मुझे बताओ कि इसका काम क्या है। तो इसी वजह से मैंने ये अभी बताया कि ये क्या कहता है। और मुझे ये भी कंफ्यूजन था कि सिस्टम, मैं ऐसा आउट तो लिख दे रही हूँ बट सिस्टम क्या है, फिर आउट डॉट क्यों लगाया मैंने, फिर डॉट करके मैंने प्रिंट क्यों लिखा या प्रिंट एलन क्यों लिखा, ठीक। तो ये इसके हम अंदर घुसे हैं कि पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास क्या है, ये हमने समझा था कि एक ऐसी एंटिटी कह लो, एक ऐसी चीज कह लो जिसके अंदर एक चीज डिफाइन कर दी है, उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करके बना सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक समझ लिया, स्टैटिक क्यों लगाया, ताकि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। वॉइड मेरा रिटर्न टाइप होता है, एम मतलब मेन क्या होता है, एम क्या होता है मेरा, सॉरी मेन होता है। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या होती है, मेरी एक ऐसी एरे जिसके अंदर, इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर हम जो भी कमांड में हम इनपुट दे रहे होते हैं, जो भी लिख रहे आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, वो इस एरे के अंदर स्टोर होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हमारी एक क्लास होती है लैंग्वेज पैकेज के अंदर। आउट क्या होता है, इस क्लास के अंदर का एक वेरिएबल होता है जिसका टाइप क्या होता है हमारा, प्रिंट स्ट्रीम टाइप होता है उसका, इसका टाइप प्रिंट स्ट्रीम होता है और प्रिंट स्ट्रीम के अंदर ही प्रिंट एलन और प्रिंट होते हैं। इसी वजह से हम कोई भी आउटपुट अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवा पाते हैं। बस स्कैनर, और एक और क्या हमने डिस्कस किया कि स्कैनर हम जब लिखते हैं ऐसे, इंपोर्ट क्यों करवाते हैं, ये इंपोर्ट जावा के अंदर जाओ, यूटिल नाम की पैकेज है, वहां से स्कैनर उठा के लेके आओ। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू स्कैनर सिस्टम। अब मैं कल की क्लास में
हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी क्या होती है, क्योंकि ये जो अभी हम एरे पढ़ते हैं, एरे डिफाइन करते समय भी ये न्यू कीवर्ड आता है, तो ये एक चीज बताऊंगी कल की क्लास में। अब सिस्टम डॉट इन क्यों लिखते हैं हम, ताकि हमें ये जगह बताती है कि हमें कहाँ पे इनपुट लेना है, हमें सिस्टम के अंदर इनपुट लेना है। बस आज की क्लास में इतना था। होमवर्क मैं क्या कहूंगी, होमवर्क मैं बस इतना कहूंगी कि तुम एक बार ये स्ट्रिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करो, इसके बारे में जानो, रटो मत, जानो कि ये मैंने क्यों लिखा, स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखा, क्या है इसका पर्पस, कैसे इसमें जाकर के एलिमेंट स्टोर होता है, इसकी जीरोथ इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, इस एरे के अंदर क्या रखा हुआ है, ये आज का होमवर्क है बस। और एक होमवर्क और, जब भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएबल का नाम तुम ए रखो, बी रखो, सी रखो, डी रखो, ई रखो, कुछ भी रखो, बट कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वेरिएबल का नाम पब्लिक नहीं रख सकती, क्योंकि पब्लिक एक तरह का रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। एक छोटा होमवर्क और कह लो कि तुम्हें ये पता करना है कि क्या मेन जो है वो एक कीवर्ड है या नहीं है। अब ऐसे कहने पे तो ये लगेगा नहीं दीदी मेन कीवर्ड तो है, क्योंकि हम जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं तो कीवर्ड मतलब मेन वहां पे भी यूज होता है। तो एक बार ये जरूर पता करना है हमें कि मेन जो है वो कीवर्ड है या नहीं है, हो भी सकता है वो या नहीं भी हो सकता है। ठीक, आज की क्लास में क्या समझ में आया विष्णु, क्या मजा आया, क्या कुछ नया सीखने को मिला? नहीं नहीं मिला तुम्हें नया सीखने को? चलो फिर समझ में आया। कोई डाउट, कोई भी चीज अगर हो, माइक ऑन करके बोल सकते हो। हम्म, चलो फिर अब होमवर्क मैंने क्या दिया है देखो, तो होमवर्क में मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है अच्छे से। ये कॉपी में भी जरूर लिखना, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तुमने अच्छे से लिखा है। पहला कि व्हाट द हेल इज स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना। दूसरा, इज मेन a reserved keyword, if yes why, if no why। तीसरा क्या है, हैकर रैंक पे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाने चाहिए। क्वेश्चंस भी एक बार वो करके देख लेती हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं 12 दे देती हूँ चलो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 to 12 इतने क्वेश्चन जो है वो हो जाने चाहिए, ठीक। ये आज का होमवर्क है। अब ये होमवर्क चेक होगा परसों, ओके। बस आज की क्लास में इतना ही, टाइम भी हमारा हो गया एकदम सही टाइम पे, क्लास खत्म हो गया, होमवर्क भी डिस्कशन हो गया, वेरी गुड। अब मुझे कुछ पूछना भी है, वो मैं पूछती हूँ। आज क्लास में इतना ही, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग करो बंद।